आइए हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में एक ऐसी बात करते हैं कि आपके तमाम लेक्चर से इम्पॉर्टेंट ये वाला लेक्चर रहेगा। हो सके तो इस लेक्चर्स के नोट्स बनाइए, इसे बार बार दोहराइए, हर स्ट्रेटेजी बनाने से पहले सोचिए जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो 2020 में 2020 में जो कट ऑफ था प्रीलिम्स का वो 92.51 था, 92.51। और 2022 में जो कट ऑफ था प्रीलिम्स का वो 88.22 था। इन कट ऑफ को पार करना अगले 178 डेज में और थोड़ा मेंस पर ध्यान देना कैसे है, उसी की बात करने आज हम यहां बैठे हैं। क्या सिर्फ बहुत ज्यादा मेहनत से हो जाएगा, कई घंटे लगाने से हो जाएगा, पूरी सालों साल का टाइम उसका निचोड़ लगाने से हो जाएगा? जवाब है नहीं। जितना ज़रूरी ये सब है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी एक डायरेक्शन, एक गाइडेंस है जो अगले 178 डेज आपकी पूरी मदद करे। हर इंसान सोचता है कि कोई उसे बताने वाला हो जो 178 दिनों में उसे इतना सही गाइडेंस दे कि वो इन दिनों का सब कुछ कर पाए। सालों साल की जो मेहनत है, वो मेहनत करेक्ट गाइडेंस की वजह से कभी कभी रुक जाती। तो यहां पर पहला डू है जो आपको करना है, वही डू नॉट भी है। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, डू नॉट गिव लेस टाइम टू प्रीलिम्स। प्रीलिम्स को कम वक्त नहीं देना है, प्रीलिम्स को अच्छा खासा वक्त देना है। कम वक्त का मतलब होता है 2 से 3 महीने, और अच्छा खासा वक्त होता है कम से कम 6 से 8 महीने। लेकिन जब आप प्रीलिम्स को बहुत सारा अच्छा वक्त देते हैं तो मेंस की तैयारी हैंड इन हैंड होती है, क्योंकि प्रीलिम्स आपसे बारीकी से, गहराई से पूछे गए सवालों के पेपर का नाम है। तो उसमें कहीं ना कहीं मेंस की डेप्थ को भी आप फैथम करते हो। तो सबसे पहला डोंट है कि डू नॉट गिव लेस टाइम टू प्रीलिम्स। प्रीलिम्स को अच्छा खासा टाइम दीजिए। क्यों? आप लिखने में बहुत अच्छे हैं, आप मेंस मटेरियल है, वो सब इल्यूजन है। पहले प्रीलिम्स बहुत डाइसी है, बहुत टफ है। यूं कह लें कि तीनों चरणों में, तीनों फेजेस ऑफ एग्जाम में सबसे ज्यादा हार्ड जो है वो प्रीलिम्स ही है। एटलीस्ट 5 से 6 महीने का इंटेंस डेडिकेशन, और इंटेंस डेडिकेशन से पढ़ाई करते वक्त हर टॉपिक पर अगर आप पहले कुछ मेंस के क्वेश्चन देख लें तो वही प्रीलिम्स की तैयारी आपको मेंस के प्रति भी ओरिएंट कर देती है। मेंस और प्रीलिम्स में ये फर्क होता है कि मेंस में आपको फिलोसॉफिकल कंक्लूजन्स लिखने पड़ते हैं, फिलोसॉफिकली उस चीज़ों को समराइज करना पड़ता है। और प्रीलिम्स में ये होता है कि आपको गहराई से हर बात की बारीकी को याद रखना पड़ता है। मेंस में एक और चीज़ आपको करनी पड़ती है कि प्रीलिम्स के फैक्ट बहुत सारे कोट करके आंसर को बल्कि बनाकर एक फैक्ट बुक में कन्वर्ट नहीं करना है, बल्कि बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपके ओपिनियन बना रहे हैं, उन ओपिनियंस को, उन कंक्लूजन्स को ऐसे लफ्जों में लिखना है कि आंसर छोटा भी हो जाए, डेफिनेट भी हो जाए, हैवी भी हो जाए। आपने कई बार मेंस से निकलने वालों के मुंह से सुना होगा कि आज का पेपर बहुत जनरल था। ये पहली निशानी होती है कि वो इस मेंस में फेल हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जनरल थे, इसका मतलब है वो अंदर ए से लिख कर आया है। और दुनिया में कोई भी चीज़ जनरल नहीं होती, हर चीज़ एकेडमिक होती है, हर चीज़ स्पेसिफिक होती है। आगे के लेक्चर्स में हम बात करेंगे कैसे लिखना है, और हैवी, टू द पॉइंट, बिल्कुल जो चाहिए वो, ऐसे वाली चीज़ को हम मेंस कहते हैं। तो अगर आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी से पहले मेंस के क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड देख लें, उसके बाद अपने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करें, तो दोनों काम साथ में हो जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डू नॉट है, वो ये है कि डोंट ओवर रिलाई ऑन टेस्ट सीरीज। डोंट ओवर रिलाई ऑन टेस्ट सीरीज, डोंट ओवर रिलाई ऑन रिवीजन वीडियोस, डोंट ओवर रिलाई ऑन क्रैश कोर्सेस। तीनों से बचना है। लेकिन सर टेस्ट सीरीज तो आप खुद कहते हैं बहुत सारी सॉल्व करना चाहिए, बहुत बहुत बार प्रैक्टिस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन वो टेस्ट सीरीज किसी काम की नहीं है जो बिल्कुल सीधी है, सादी है, उसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, जिसमें आप खूब सारे नंबर ले रहे हैं। अगर आप खूब सारे नंबर ले रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो उस टेस्ट सीरीज को अभी छोड़ दीजिए, वो आपके टाइम का वेस्टेज है। क्यों?
बहुत सारे नंबर टेस्ट सीरीज में मिलना, इसका मतलब है आप गार्बेज सॉल्व कर रहे हैं, आप गार्बेज कचरा सॉल्व कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज वो है जिसमें आप ताकत लगा लें लेकिन आपके नंबर नहीं है। वो धीरे धीरे आपका एमसीक्यू का एप्टीट्यूड डेवलप करेगी। वैसी टेस्ट सीरीज ज्यादा देना चाहिए। क्यों? वैसी ही टेस्ट सीरीज है जो आपके अंदर बहुत शानदार बातों को पैदा करेगी, क्वेश्चन को नए नजरिए से देखने लगाएगी। लेकिन अगर सीधे सीधे क्वेश्चन है, आप बैठकर मार्क कर रहे हैं, तो वो किसी काम का नहीं। जैसे एग्जांपल है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो सील्स के बारे में, ग्रेट बाथ के बारे में, सीटाडेल के बारे में, मोहनजोदारो के बारे में, ये सबको पता है, ये सबको पता है। रिवीजन करते वक्त भी इन बेसिक चीजों को बहुत फास्ट रिवाइज करना चाहिए, ठीक है? तो ये सबको पता है, इस पर एक भी सवाल नहीं आता। सवाल स्पेशलाइजेशन पर आता है, एकदम स्पेशलाइज्ड एरियाज पे आता है। सवाल आता है कि जो पॉटरी है, उस पॉटरी के बाहर जो पेंट था उसमें एनिमल फिगर्स कितने थे, ज्योमेट्रिकल फिगर्स कितने थे। सवाल यह आता है कि जो ट्रेड रूट पे हड़प्पा लोकेटेड था, उन्हें आसानी से कौन कौन सी चीज़ कहाँ से मिल जाती थी। मतलब सवाल दरअसल मेंस के एनालिसिस और मेंस के आंसर को प्रीलिम्स में कन्वर्ट करके आता है। वो बेसिक चीज़ों पे सवाल पूछते ही नहीं। क्वेश्चंस विल नेवर कम फ्रॉम सुपरफिशियल एरियाज। तो सर फिर हम सुपरफिशियल एरियाज पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि सुपरफिशियल एरियाज ही वो फाउंडेशन है जिस पर एक सुपर स्ट्रक्चर बिल्ड होता है। उसको पढ़े बिना आप सुपर स्ट्रक्चर पढ़ ही नहीं सकते, आपकी बात समझ में आएगी ही नहीं। इसलिए सुपरफिशियल एरियाज को भी पढ़ना जरूरी है। रिवीजन करते समय उन्हें रिवाइज करना जरूरी है, लेकिन रिवीजन करते समय उन्हें फास्ट रिवाइज करिए। जहां स्पेशलाइजेशन है, रुक कर, ठहर कर, इम्बाइब करिए, अपने दिल में बात को उतारिए। अगला जो डू नॉट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो होता है डू नॉट ओवरडू करंट अफेयर्स। कहते हैं करंट अफेयर्स ना एक अनचार्टर्ड टेरिटरी है। अनचार्टर्ड टेरिटरी है मतलब उसका कोई और छोर नहीं है, उसकी गहराई का कोई पता नहीं है। रोज द हिंदू को 2-2 घंटे करना, उसके बाद योजना करना, फिर कुरुक्षेत्र करना, फिर टिटबिट्स करना, फिर न्यूज़पेपर पूरा पढ़ना, फिर मैगजीन पढ़ना, फिर क्विज़ेस लेना, फिर टेलीग्राम पे हर घंटे कुछ ना कुछ ढकेला जा रहा है। करंट अफेयर्स इतना ओवरडू नहीं करना है। और करंट अफेयर्स को भी अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स पकड़ लीजिए और उसमें बहुत राइट अमाउंट ऑफ वैल्यू एनरिचमेंट करिए। आपने ये सुना होगा 4 सब्जेक्ट जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं और बाकी जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट होता है वो डायनामिक होता है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, स्टैटिक में भी डायनामिक होता है। पॉलिटी में बहुत सारा करंट अफेयर्स जब आप देखेंगे पॉलिटी से रिलेटेड, तो वो डायनामिक आएगा। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे वो डायनामिक आएगा। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे वो डायनामिक आएगा। हिस्ट्री में भी कहीं कोई नई खुदाई हो गई, कोई नया डिबेट था, कोई नई बुक पे कोई कंट्रोवर्सी हो गई, वो डायनामिक में आएगा। और करंट अफेयर्स में भी कोर करंट अफेयर्स को भी हम स्टैटिक और डायनामिक 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है तो वो न्यूज़ नहीं आएगी, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में गहरी समझ आएगी। वर्ल्ड बैंक के बारे में गहरी समझ आएगी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में गहरी समझ आएगी। मैरीटाइम सिल्क रोड के बारे में गहरी समझ में आएगी। यानी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे कुछ हो गया तो वो इंसिडेंट नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन वो क्यों हुआ, वहाँ इकोनॉमी कैसी है, उसके पीछे कौन है, वहाँ कौन है जो पॉलिटी को कंट्रोल करता है, क्यों हमारे यहाँ क्या होता है, क्या कौन से कन्वेंशन हमने वो साइन किए हुए हैं। जैसे एग्जांपल है, अगर बहुत ज़्यादा गोलीबारी हो गई या जैसे हमारा पुलवामा के वक्त हुआ था, तो क्वेश्चन ये आएगा कि कौन कौन से पीस एग्रीमेंट है जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ साइन किए। तो करंट अफेयर्स का भी डायनामिक पार्ट नहीं, करंट अफेयर्स का भी स्टैटिक पार्ट ज़्यादा आता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ 4 सब्जेक्ट, उसका स्टैटिक पार्ट इतने जोर से बनाइए, इतनी गहरी पकड़ बनाइए। हिस्ट्री पर, ज्योग्राफी पर, पॉलिटी पर, इकोनॉमिक्स पर इतनी गहरी पकड़ बनाइए कि करंट अफेयर्स पे आपका उतना रिलायंस कम हो जाए। और करंट अफेयर्स में भी 2 पार्ट है। करंट अफेयर्स में वही न्यूज़ डायनामिक है, रोज चेंज हो रही है, रोज एडिटोरियल आ रहा है, रोज आर्टिकल आ रहा है। वो न्यूज़ नहीं पूछी जाएगी आपसे, उसका स्टैटिक बैकग्राउंड पूछा जाएगा। इसलिए स्टैटिक इज सो इम्पॉर्टेंट, इसलिए स्टैटिक इज सो इम्पॉर्टेंट। अगला डो नॉट जो है, जो आपको करना है वो ये है कि हर प्रीलिम्स में एटलीस्ट 20 नए क्वेश्चन होंगे। 20 वेरी न्यू, वेरी अनकन्वेंशनल, वेरी टफ, जिसका आंसर आपको नहीं आता होगा, चाहे आप कुछ भी कर लें।
चाहे आप कितने भी रिसोर्सेस को मल्टीप्लाई कर दें, चाहे आप कितनी भी बुक्स खरीद लें, चाहे उन बुक्स को ख़त्म कर दें, लेकिन कितने भी नए सोर्सेस ऐड करने के बाद भी वो नहीं बनेंगे। और उसमें घबराना नहीं है। अगर आपको नहीं आता तो फिर किसी को नहीं आता। नोबडी नोज है। सो विल यू कीप एडिंग द सोर्सेस? स्पेक्ट्रम पढ़ लिए पूरी तो बिपिन चंद्रा पढ़ लिए पूरी तो प्लास्टिक टू पार्टीशन पढ़ लिए तो फिर कोई और नई बुक आ गई शशि थरूर की, वो पढ़नी है। यू हैव टू टेक वन बुक, दैट्स इट। उसी को 10 बार करना है और इन 20 वेरी न्यू, अनकन्वेंशनल, वेरी टफ, जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना, उन क्वेश्चन से नहीं डरना। उसके बाद का जो डू नॉट आता है वो ये है कि अगर आप अपने वेरी शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे, वेरी शॉर्ट मतलब पूरे लाइन में से सिर्फ एक काम का वर्ड लिख रहे हैं, और ये काम का वर्ड ऐसा है कि इस वर्ड को देखकर पूरी लाइन वापस याद आना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट मेकिंग वेरी शॉर्ट हैंड नोट्स तो इसका एक ही मतलब है, आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और अगर आप पूरी लाइन को सिर्फ एक इंपॉर्टेंट वर्ड को लिख रहे हैं, लाइन एक बाराती की जैसी है, उसमें कहीं दुल्हा है, उस वर्ड की वजह से वो पूरी लाइन लिखी गई थी, उस लाइन के वर्ड को उठाकर आपने यहाँ रख दिया और उसको दोबारा देख रहे हैं और आपको पूरी लाइन याद आ रही है, तो फिर पता है एक जादू होता है। पूरा ज्योग्राफी हम सिर्फ 6 घंटे में रिवाइज कर पाते हैं। पूरा का पूरा पॉलिटी हम सिर्फ 6 घंटे में रिवाइज कर पाते हैं। अगर आप अपने वेरी शॉर्ट हैंड नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो शॉर्ट हैंड नोट्स हैं, वेरी वेरी शॉर्ट हैंड नोट्स, उसको बनाना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप कितना भी लेट कर पढ़ रहे हैं, एक बाजू में नोट पैड और पेन रखिए, जो आपने अभी समझा है उसके 4-5 कीवर्ड्स को लिखिए और उन्हें ऐसे लिखिए कि उन्हीं कीवर्ड्स को देखकर पूरा वापस याद आना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? उसके अलावा बहुत सारे मार्केट में ऐसी चीज़ें आएंगी जो 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्यों करूँ भाई मैं 10,000 क्वेश्चन सॉल्व? जब मैं 9,900वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्या मुझे पहला क्वेश्चन याद रहेगा? नहीं रहेगा। क्या वो क्वेश्चन उस क्वालिटी के हैं? क्या वो उन स्पेशलाइज्ड एरिया से आए हैं? क्या वो फोकस्ड एरिया से आए हैं? क्या वो थॉट प्रोवोकिंग है? क्या वो पढ़े हुए पे सोचने पे मजबूर करते हैं? नहीं, तो कचरा है, गार्बेज सॉल्व करने वाला वो गार्बेज ही सॉल्व करता है, वो कुछ नहीं कर पाता। क्या उसमें कोई क्रिटिकल एनालिसिस है? बार बार आपको नोटिफिकेशन की लाइंस निकाल कर मैं देता हूँ जिसमें ये लिखा होता है कि यू विल नॉट ओनली बी जज्ड ऑन योर ग्रास्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द डेप्थ ऑफ द नॉलेज बट अप्लाइंग दैट नॉलेज इन स्पेसिफिक एरियाज। कई बार ज्योग्राफी में आपको एक चार्ट बनाकर दे देंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है बारिश बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब ठंडी पड़ रही है, बारिश बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो इस तरह के जब तक के क्वालिटी के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, जहां आपके नंबर नहीं आ रहे, क्वालिटी के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, सही तरह से इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इफ यू आर नॉट गेटिंग चैलेंज्ड देन यू आर ओनली सॉल्विंग द गार्बेज। और आपको पता है टेस्ट सीरीज भी रिवाइज करना चाहिए, खासकर वो टेस्ट सीरीज जैसी हम बनाते हैं। इवन हम उन एरियाज को मार्क करते हैं जहाँ से गलत ऑप्शंस लिए गए, मतलब गलत ऑप्शंस जहाँ से लिए गए हैं वो एरियाज भी एग्जामिनर के दिमाग में थे, और उसकी लैंग्वेज, उसकी सिंटैक्स, उसका कंटेक्स्ट, उसका ग्रामर बिल्कुल वैसे का वैसा कॉपी होना चाहिए, बिल्कुल वैसे का वैसा क्वेश्चंस में कॉपी होना चाहिए। क्यों? थोड़े दिनों बाद हमें ही वो लैंग्वेज, हमें ही वो ग्रामर देना। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द टेस्ट सीरीज। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कुछ लोग हैं जो निकालते हैं ना UPSC, उनसे पूछा जाए कि सिर्फ एक चीज़ बताओ, बाकी सब चीज़ें हटा दो, तो वो कहेंगे PYQ। और PYQ ने आपके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए कि टॉपिक देखते ही आप बता दें कि ये PYQ कैसे बना, या इसमें से PYQ कैसे बने। PYQ यू हैव टू सॉल्व, अपनी आत्मा में, अपनी रूह में उतारना है, अपने दिल पर छापना है, और उसी चश्मे से फिर आपको देखनी है। क्या? अपने हर टेक्स्ट को स्टार्टिंग दिस दिसंबर
उसी चश्मे से आपको देखना है अपने हर टेक्स्ट को स्टार्टिंग दिसंबर।